जापान मशरकी एशिया में एक मुल्क। जापान या जापन जापानी निपुन नेहुन यानी सूरज का सरचश्मा चढ़ते सूरज की सरजमीन बर्रे-ए-आज़म एशिया के इंतहाई मशरिक में जजीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है, जो शुमाल से जुनूब की तरफ फैले हुए हैं। अजमाली मालूमात जापान जापान जापानी निपुन गोगो निहन कोकु दारुल हुकूमत एंड लार्जेस्ट सिटी। अजमाली मालूमात जापान लघवी माना। तारीफ जापान जापानियों के यहाँ अपने आगाज के बारे में दीगर कौमियतों की तरह कई दास्तानें मौजूद हैं। कहते हैं कि जन्नत के आका ने उनकी सरजमीन पर दो जवान देवताओं ऐजानागे और उनकी बेगम ऐजानामे को भेजा, जिन्होंने समंदर में से उनके लिए एक खूबसूरत मुल्क बना डाला। एक माहिर आसार कदीमा और उसके मुआविनीन ने पत्थर दूर की कुछ निशानियों की बरामदगी का दावा किया था, ताहम बाद में तहकीक से बात साबित ना बारह हो सकी। 300 BC तारीफ की वरफ गर्दानी मालूम होता है कि 14,000 साल कब्ल मसीह से तक यहाँ जुमून दूर गुजरा है, और उस दूर की तहजीब के दरियाफ्त किए गए आसार से मालूम होता है कि लोग पत्थर, समंदरी शल्स, लकड़ी और चमड़े की बनी अशिया इस्तेमाल करते थे, और उनकी ज्यादातर गुजर बसर जंगली या समंदरी हयात की शिकार पर होती थी। इस दूर के बारे में ज्यादातर शवाहिद 1992 की उस खुदाई के दौरान मिले, जो हानशु के शुमाल में वाक़े आमूरी इलाके में 20 बाल स्टेडियम की तमीर के लिए की जा रही थी। कुछ माहिरीन बशरियात का दावा है कि होकाइदो और होन्शु जजायर के बासी आइनो कबाइल यहाँ के असल कदीम लोग हैं। इन लोगों की आंखें बड़ी हैं और जिस्म पर बाल ज्यादा हैं, जबकि मौजूदा जापान में अक्सरियत आबादी वाले जापानियों के जिस्म पर बाल कम हैं। कहा जाता है कि आइनो मौजूदा रूस के मशरिकी साइबेरिया का एक नस्ली ग्रुप है। अब आइनो कबाइल सिर्फ होकाइदो ही महदूद हो चुके हैं और मौजूदा तादाद तकरीबन 1000 बताई जाती है। उनकी ज्यादातर आबादी इर्द गिर्द के जापानियों के साथ मद्गम हो चुकी है। चूंकि जापान के इर्द गिर्द चीन और कोरिया की सरजमीन भी है, इसलिए कहा जाता है कि इन दो अक़वाम का जापानियों पर गहरा असर रहा है। मिसाल के तौर पर 300 BC से ईस्वी तक के पायोए दूर के बारे में आसार कदीमा की खुदाई से मिलने वाली निशानी जैसे कपड़ा बनने, धान की काश्त, शामान अकायदे इबादत, लोहे और कांसी के औजार से मालूम हुआ है कि ये फन चीनियों और कोरियाई लोगों से ही यहाँ पहुँचा है, बल्कि इस बात के शवाहिद है कि चीन के मशहूर दरिया यांसी के इर्द गिर्द इलाकों में चावल की काश्त 8000 कब्ल मसीह तक बैस 250 शुरू हुई थी और 1000 BC में ये जापानी में सरजमीन पर पहुंची। यायुए नस्ल ने बड़ी तादाद कोरिया की जानिब से चढ़ाई की। उन्होंने आइनो कबाइल के खिलाफ कई जंगी लड़े। उनका दौर मईशत जागीरदाराना निजाम का इब्तिदाई दौर समझा जाता है। अमरा जमीनों पर काबिज थे और किसान और गुलाम खेती बाड़ी करते थे। इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए कबाइल की आपस में झड़पें रोज का मामूल था। जापान के इस दौर के अमरा को मुआशरे में तंजीम और सियासी असर व रसूख असले हासिल था कि उन्होंने मुसल्ला जंगजू पाल रखे थे, लेकिन उस दौर में चीन में सूरत हाल मुख्तलिफ थी और वहाँ दानिश्वरों को बालादस्ती हासिल थी। सना 238 ईस्वी के लगभग चीनी ताजिरों ने पायोए लोगों से तिजारत शुरू की। चीनी ताजिर केवशु के इलाके में आते थे। उस वक्त चीन में बादशाही सल्तनत कायम थी। उस दूर के सफरनामों और दीगर रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त की जापानी सरजमीन 30 रियासतों में बुटी हुई थी और इस पसमानदगी है में सबसे मजबूत रियासत पर हेमिको की हुक्मरानी थी। उस वक्त के चीनियों ने इसे सरजमीन व यानी बोने या पसत कामत लोगों की सरजमीन के नाम से पुकारा है, जहां और लोग इन पर हैं और बानस की झोंपड़ियों में रहते हैं। ताहम उस दूर के जापानियों को अपनी सकाफत पर बड़ा फख्र था और इसमें सबसे ज्यादा अहमियत मालिक वफादारी को दी जाती थी। चावल से तैयार की हुई शराब साके भी उसी दूर की रिवायत है।
तारीफ के तालिब इल्मों के लिए उन चीनी तारीखी कुतुब की बहुत अहमियत है जिन्हें 24 हिस्टरीज कहा जाता है, जिसमें 3017 BC से वे सदी की मूंग दौर हुकूमत तक का तज़किरा है। इतने पुराने दौर के इंसान के पास ऐसी महारत नहीं थी कि वो आने वाली नस्लों के लिए तारीफ का कीमती असासा साइंसी बुनियादों पर मुरतब करता। असले इस तारीफ में दास्तानी रकम की गई है और उसमें जापान का जिक्र भी है। हमें जापान की तहरीरी तारीफ का रिकॉर्ड 57 ईस्वी से मिलता है, जिसका जिक्र चीनी तारीफ के सरकारी दस्तावेजात में है। ये रिकॉर्ड फान यान ने 5वीं सदी ईस्वी में मुरतब किया था, जिसमें चीन के मशरिकी बादशाही दूर के वाक़यात को रिकॉर्ड किया गया है। तारीफ में दूर था इस जिसे हंस में लिखा गया है कि 250 ईस्वी के आसपास कोफन दूर का आगाज हुआ। ये मजबूत फौजी रियासतों का दौरान में एक ग्रुप गालिबन कहा जाता था और तारीख इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो कोरियाई थे जिन्होंने त्सुशिमा के साहिल पर आकर एल्गार की। उनके पास घोड़े थे और वो लोहे से बने एला मयार के असलहे से लेस थे। कोफन दूर की फौजी सलाहियत में इजाफे से उनका शुमाल मशरिकी एशिया की जानिब असर व रसूख फैलने लगा। अब जापान मुनज़्ज़म और मजबूत रियासत की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था और कोरिया के जरिए उसका बर्रे-आज़म एशिया के दीगर इलाकों के साथ राबिते होने लगे। इस दूर में एक ताकतवर कबीला यामातो भी था। असले कई मगरिबी तारीखदान उसी यामातो दूर के नाम से भी याद करते हैं। उस दूर में बुद्ध मत और कन्फ्यूशनिज्म दोनों अकायद के लोग थे। चीनी तर्ज पर मरकजी इंतजामी हुकूमत, शाही अदालती निजाम, मालियाती पॉलिसी और खजाने का महकमा तश्कील दिया गया। कोरिया के 3 बादशाहतों के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए गए। सना 391 में जुनूब मगरिबी कोरिया के बादशाह पेकची ने तोहफे तहाइफ भेजे और हमसाया इलाकों से बचाने में मदद की दरखास्त की। इस मदद के एवज जापान को सोने और जवाहरात के तोहफे दिए गए और साथ साथ चीनी जबान की डिक्शनरी दी और जापानियों को लिखाई सिखाने के लिए अपने दानिश्वरों को भेजा। चूंकि चीनी जबान के लिखने का तरीका मुश्किल था, असले जापानियों ने लिखाई का अपना तरीका भी वज़ा किया। आसूका दूर सना 538 में आसूका का दूर शुरू हो चुका था। सियासी इस्लाहात शुरू हो चुकी थी और फन व सकाफत तरक्की करने लगी। कोरिया के जरिए जापान में बुद्धिज्म मुतअरिफ हो चुका था, जिस से जापानी मुआशरा बड़ी हद तक मुतासिर हुआ। अब मुल्क वा के बजाय नेहुन के नाम से पहचाना जाने लगा। उस वक्त चीन में तांगदूर हुकूमत थी जिसके जापान के साथ गहरे करीबी रवाबित उस्तवार हुए। उस दूर में बादशाह कोई ज्यादा ताकतवर नहीं होता था, बल्कि असल ताकत दरबार के उमरा के पास थी। शहजादा शोतोगु ने अपने आप को बुद्ध मत की प्रचार के लिए वक्फ कर दिया था, जिससे जापानी मुआशरे में तब्दीली आने लगी और उमन व सुकून जाहिर होने लगा। नारा दूर जापान में 8710वीं सदी ईस्वी में नारा दूर का आगाज होता है। इससे कबल तक ये रिवायत आम थी कि जब बादशाह या मलका का शाही महल में इंतकाल होता था तो रूह के असर से बचने के लिए वो महल छोड़कर नया तमीर किया जाता था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ एक महंगा और मुश्किल काम होता गया। बालाखर जापानियों ने सोचा कि बादशाह तो चैनियों के भी मरते हैं, लेकिन उन्होंने अपने महल या दारुल हुकूमत को नहीं छोड़ा। लिहाजा इस अमल को रोकते हुए नारा ईस्वी में एक मुस्तकिल दारुल हुकूमत कायम किया गया। ये चीन के तांगदूर हुकूमत में कायम दारुल हुकूमत चानगान, जो आजकल शियन के नाम से पहचाना जाता है, के तर्ज पर बनाया गया। इस शहर में हजारों लोग आबाद हुए, पकौदा बनाए गए, पार्क तमीर हुए और साकुरा के दरख्त लगाए गए। फन व अदब तरक्की करने लगा। जबान की तहरीरी शक्ल पर जापानी शायरी वाक़ा भी तहरीर में आने लगी। इक्तिसादी और इंतजामी मामलात इजाफा हुआ। मरकजी दारुल हुकूमत नारा और सूबाई दारुल हुकूमतों के माबैन राबिता सड़की तमीर की गई। टैक्स की वसूली शुरू हुई और हुकूमती सिक्का राइज किया गया।
बुद्ध-इज़्म और शिंतो-इज़्म के हवाले से पाए जाने वाले इख्तिलाफ को यूं हल किया गया कि उस वक्त के बासर भक्कशु गेवगी को इस मसले का हल ढूंढने का फरीजा सौंपा गया, जिन्होंने अमाते रासो नामी इबादतगाह के दरवाजे पर 7 शब व रोज तक इबादत की और राय तलब की। बालाखर सूरज की देवी ने जवाब दिया कि ये दोनों मज़ाहिब में अक़ीदे के इजहार के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। बाद जापान में बुद्ध मत की इबादत गाही तमीर की गई। नारा एक शानदार दारुल हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन इंतजामी उमूर कमजोर थे। आइनो कबाइल अब भी खतरा थे। दूसरी जानिब बुद्ध मत के दो क्यू नाम के भक्कशु ने मलका कोकीन के साथ मुआशका शुरू किया और मलका को अपने ज़ेर असर कर लिया। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा रूस में रसपुतीन ने उस वक्त के बादशाह की मलका के साथ जिनसी ताल्लुक बनाकर इंतजामी उमूर पर असर डालना शुरू कर दिया था। बाद में तोक्यो ने वली अहद यानी कराउन परनस को कत्ल करके खुद को वजीर आजम और एला तरीन भक्कशु करार देने का ऐलान किया। उसकी लालच यहीं पर खत्म नहीं हुई और उसने शिंतो मजहब के हाचिमन की इबादत का जंग के देवता का ये हुक्म हासिल किया कि अगर उसे आइंदा का शहंशाह मुंतखब किया गया तो वो जापान में दायमी उमन का वदा करता है। मलिका को शक गुजरा और इन्होंने हाचिमन के देवता से मालूम किया कि क्या ये दुरुस्त है, तो जवाब मिला कि भक्कशु कभी शहंशाह नहीं हो सकता क्योंकि उसका शुजरा नसब शहंशायत का नहीं होता। हक़ाइक़ मालूम होने पर नारा के अमरा ने भक्कशु तमाम खिताबात वापस लेकर उसे सजा के तौर पर दूरफ्तादा एक छोटे से जजीरे पर कैद कर दिया। अब जापानियों ने नतीजा अखज़ किया कि कभी खातून को मनसब से इक़्तिदार नहीं सौंपना चाहिए।